तो हेलो मेरे प्यारे कृषि योद्धाओं, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे आपकी पढ़ाई एकदम ज़बरदस्त चल रही होगी। तो आज हम लोग चलते हैं अपने नए सेशन की तरफ, जो कि होने वाला है एग्रोनॉमी का MCQ प्लस कॉन्सेप्ट सीरीज, जो कि यह है डेमो क्लास फर्स्ट और होने वाला है यह यूपी के DDU, CUT, TD कॉलेज तथा यूपी कॉलेज। और आप किसी भी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस पेपर देने जा रहे हैं, इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी के एग्रीकल्चर का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो यह सेशन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलते हैं अपने सेशन की तरफ। आज हम पढ़ने वाले हैं व्हीट कल्टीवेशन, यानी कि गेहूं की खेती। सो हम पहले इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। इसका जो बोटेनिकल नेम है वो है ट्रिटिकम एस्टिवम। क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम। क्या है दोस्तों? ट्रिटिकम एस्टिवम। और इसकी फैमिली जो है वो है पोएसी या ग्रेमिनी। ग्रेमिनी जो है ये पुराना नाम है और पोएसी नया नाम है। और इसका ओरिजिन प्लेस है साउथ वेस्ट एशिया या तुर्की। अगर आपको ऑप्शन में दोनों मिलते हैं तब आप साउथ वेस्ट एशिया को ही टिक करेंगे, अदरवाइज आप तुर्की करेक्ट कर देंगे। और इसका जो क्रोमोसोम नंबर है वो 2n=42 है और यह होता है हेक्साप्लॉयड, यानी कि षष्ठ गुणित होता है। और इसका बेसिक क्रोमोसोम नंबर यानी कि आधारीय गुणसूत्र जो होता है वो होता है 7। कितना होता है? 7। और इसको जब आप 7 से 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 42 प्राप्त होगा। इसलिए यह हेक्साप्लॉयड है, इसलिए इसमें क्रोमोसोम नंबर 42 होता है। आप यहाँ भी देख सकते हैं, नीचे आपको हिंदी में भी लिखा है। आपको सेशन बाइलिंगुअल में मिलेगा, हिंदी प्लस इंग्लिश। तो आपके लिए लैंग्वेज बैरियर नहीं बनेगा, इसलिए आप बेफिक्र रहिए। और आपके जो कल का क्लास का शेड्यूल है वो है, आपको एनिमल हस्बेंड्री दीपक सर पढ़ाएंगे 5 बजे से, और एग्रीकल्चर बॉटनी जो है कृषि वनस्पति विज्ञान वो आपको यूसुफ सर पढ़ाएंगे 6 बजे से शाम को। और सोयल साइंस में शाम को आपको 7 बजे से मिलूंगा। और आप लोग जुड़ना ना भूलें और यह सेशन आप अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इस सेशन का लाभ उठा सकें। और आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है, सभी कृषि योद्धाओं के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। ऑल इन वन एग्रीकल्चरल एक्सटेम एंट्रेंस बैच 2026, यानी कि 2026 में अगर आपको धमाका करना है तो आपको क्रांति बैच जरूर परचेज करना चाहिए। इसमें आपको मिलेगा लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास। अदरवाइज मान के चलिए आप लाइव क्लास नहीं ले पा रहे हैं किसी कारणवश, तो आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएंगी। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास। और आपको कंप्लीट सिलेबस कवर कराया जाएगा, ऐसा नहीं कि आपको बीच में ही छोड़ दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके पूरे सिलेबस को कंप्लीट कराया जाएगा। नोट्स प्लस PDF आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। नोट्स PDF हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। और आपको 24/7 डाउट सपोर्ट हमेशा मिलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपको डाउट सपोर्ट नहीं मिलेगा। आपका कोई भी डाउट बचना नहीं चाहिए, सब डाउट आपका क्लियर किया जाएगा। स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप है, PYQs बेस्ट मॉक टेस्ट रहेंगे, मॉडल पेपर भी है, फेस टू फेस इंटरेक्शन भी है। इसलिए आप इसमें आपको कोई भी बैरियर्स नहीं देखने को मिलेंगे और आपको मेंटोरशिप भी अच्छी मिलेगी। चलते हैं अपने सेशन की तरफ। जो हमारे वीट का, हम इसको वो भी देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं। इसमें जो है हमारा कार्बोहाइड्रेट हमारा 60 to 70% पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट 60 to 70% और फैट है 1.2 to 2% और प्रोटीन 9 to 5%। आप लोग को यह बात जरूर ध्यान रखना है कि जितने भी सीरियल्स होते हैं, सीरियल्स क्रॉप, उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है कंपैरिजन प्रोटीन के, क्योंकि
सीरियल्स में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा ही होती है, प्रोटीन बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। और जो है हमारा टिटकम एस्टिवम है, ये हमारे बिस्किट्स, चपाती यानी कि रोटी और ब्रेड, डबल रोटी आदि या बेकरियों में भी यूज किया जाता है। सीड ऑफ व्हीट यानी कि जो गेहूं का बीज होता है, गेहूं का बीज ये क्या कहलाता है? तो जो गेहूं का बीज है वो कैरियोप्सिस कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? कैरियोप्सिस। ध्यान रखना है, इन सब चीज़ों को बोलना नहीं है, यही सब क्वेश्चन आते हैं। सीड ऑफ व्हीट इज कॉल्ड, यानी कि व्हीट यानी कि गेहूं का जो सीड होता है, बीज होता है, वो क्या कहलाता है? कैरियोप्सिस कहलाता है। रूट इन व्हीट यानी कि जो व्हीट का रूट होता है वो कैसा होता है? एडवेंटिशियस होता है, यानी कि अधोभूमिक जड़ पाया जाता है गेहूं में। और जर्मिनेशन इसमें होता है हाइपोजेल। जर्मिनेशन 2 टाइप का होता है, हाइपोजेल और एक इपीजियल। तो जो हाइपोजेल होता है, हाइपोजेल में जो कॉटिलीडर्स होते हैं सीड के, वो नीचे ही रह जाते हैं, जमीन के सरफेस के नीचे ही। और जो इपीजियल होता है उसमें जो कॉटिलीडर होता है वो जमीन के ऊपर आ जाता है प्लांट के साथ। वही चीज़ें नीचे भी लिखी हुई है, तो आप लोग देख लीजिएगा। और यहाँ पे भी आप देख लीजिए, गेहूं को अनाजों का राजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? अनाजों का राजा कौन है? गेहूं। और गेहूं विश्व का प्रमुख खाद्यान्न फसल है। जो ये गेहूं है हमारा, ये विश्व का प्रमुख खाद्यान्न फसल है। और अगर भारत का पूछे कि प्रमुख खाद्यान्न फसल क्या है, तो वो होता है हमारा राइस, यानी कि धान। क्या है दोस्तों? धान। गेहूं में अंकुरण प्रतिशत कितना होता है? यानी कि जब हम बुआई करते हैं गेहूं की, तो उसमें कितना प्रतिशत पौधा यानी कि सीड जर्मिनेट करता है, कितना परसेंट प्लांट हमें प्राप्त होता है? अगर हम 100 kg सीड बोते हैं तो हमें कितने सीड मतलब प्लांट के रूप में प्राप्त होते हैं? तो कितना होता है दोस्तों? 85%, यानी कि 85%। और राइस में, धान में कितना होता है? 80%। और जो हमारा मेज है उसमें 90% पाया जाता है, यानी कि हाईएस्ट किसमें है? मेज में 90%। सो चलते हैं आगे। गेहूं में बौनेपन के लिए उत्तरदायी जीन। अबे बौनापन क्या है? आप लोग देखते होंगे जितने भी मतलब प्लांट बड़े हो जाते हैं गेहूं के, उनमें हवा, तेज हवा के चलते गिरने की ज़्यादा समस्या होता है। तो साइंटिस्टों ने क्या सोचा, क्यों ना हम पौधे की हाइट छोटी कर दें, पौधों की हाइट छोटी कर दें। तो अगर कोई प्लांट ज़्यादा बढ़ रहा है तो उसके लिए कोई ना कोई एक जीन रिस्पॉन्सिबल होगा। तो हम उस जीन में कोई म्यूटेशन कर दें, यानी कि परिवर्तन कर दें, तो हमारा जो है गेहूं का प्लांट छोटा रह जाए। तो उसके लिए हम हमारे जो बीट के प्लांट हैं उसमें एक जीन ऐड किया गया, उसका नाम है नॉरिन 10। क्या नाम है दोस्तों? नॉरिन 10। तो गेहूं में बौनेपन के लिए उत्तरदायी जीन जो होता है वो नॉरिन 10। ये मत भूलिएगा, यही बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है वीट में। और पूछा गया है गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो गेहूं में जो होता है वो ग्लूटीन नामक प्रोटीन पाया जाता है, जिसके कारण गेहूं की रोटी फूलती बहुत है। आप लोग देखे होंगे मक्के की रोटी होगी, बाजरे की रोटी हो गई, या अदर की भी रोटी बनती है, तो जितना गेहूं का रोटी फूलता है, गेहूं के आटे की रोटी जो फूलता है वो सबसे ज़्यादा फूलता है। तो वो किस कारण होता है? ग्लूटीन नामक प्रोटीन के कारण ही गेहूं का जो रोटी बनता है वो अधिक फूलता है। और धान में जो है ओराइजिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, धान में ओराइजिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। और ये आगे देखते हैं, गेहूं और सरसों का अंतर सस्यन अनुपात, यानी कि जब आप मिक्स क्रॉपिंग करेंगे तो आपको एक इंटर क्रॉपिंग मिलेगा। यानी कि इंटर क्रॉपिंग एक प्रणाली है मिक्स क्रॉपिंग की। तो उसमें 9:1 होता है, यानी कि आप लोग जब 9 रो किसका? गेहूं का। 9 रो गेहूं का लगाएंगे, तो 1 रो किसका लगाएंगे? सरसों का, यानी कि मस्टर्ड का। तो ये होता है इंटरक्रॉपिंग, यानी कि अंतरा सस्यन। इसमें 9 रो जो होता है वो होता है गेहूं का, और जो 1 रो होता है 9 रो के बाद वो होगा सरसों का। तो ये हो गया 9:1, यानी कि 9:1 जो होता है वो गेहूं प्लस सरसों का होता है। और फिर है लास्ट है
इस पेज का गेहूं में भूसे का अनुपात, यानी कि गेहूं में हमें कितना भूसा प्राप्त होता है, यानी कि जब हम गेहूं की हार्वेस्टिंग करते हैं, कटाई करते हैं, तो हमें कितना भूसा प्राप्त होता है और हमें कितना दाना प्राप्त होता है। तो हमें अगर मान के चलिए 1 kg अगर हमें गेहूं प्राप्त होता है तो उससे हमें 1.5 kg भूसा भी प्राप्त होगा, यानी कि 1:1.5। अब हम देख लेते हैं डेवलपमेंट ऑफ व्हीट, यानी कि गेहूं का विकास कैसे हुआ। तो फर्स्ट है ट्रिटिकम मोनोकोकम, और इसको किससे क्रॉस कराया गया, वाइल्ड स्पीसीज कोई थी उससे। सॉरी, इसमें थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ट्रिटिकम मोनोकोकम जो है वो एक वाइल्ड स्पीसीज थी कोई, उससे क्रॉस कराया गया, जिससे बना ट्रिटिकम टर्जिडम। ट्रिटिकम टर्जिडम। और जो ट्रिटिकम मोनोकोकम है, ट्रिटिकम मोनोकोकम, वो हमारा क्या है, डिप्लॉयड है। इतना ध्यान रखिएगा कि हमारा डिप्लॉयड है, और जो वाइल्ड स्पीसीज लिया गया वो भी डिप्लॉयड ही है, इतना ध्यान रखिएगा। और जो हमारा ट्रिटिकम मोनोकोकम है उसका जीनोम ए है, और जो हमारा वाइल्ड स्पीसीज है उसका जीनोम बी है। इतना भी ध्यान रखिएगा कि कौन सा जीनोम किससे कराया गया है। और ये भी जानना जरूरी है कि जो जीनोम होता क्या है। तो जो जीनोम होता है वो जीनोम किसी भी जीव के आनुवांशिक पदार्थों का संपूर्ण सेट होता है, यानी कि किसी भी कोई भी एक जीव है या पौधा है, उसमें जो किस तरह से किस अनुक्रम में आनुवांशिक पदार्थ उसमें सेट है, डीएनए कैसे सेट है, उसको क्या बोलते हैं, जीनोम बोलते हैं। और जो गेहूं में ए जीनोम होता है वो अनाज की कठोरता और प्रोटीन की मात्रा जैसे गुणों में योगदान करता है। और जो हमारा बी और डी जीनोम है वो रोग प्रतिरोधकता तथा सूखा सहनशील बनाने में भी सहायक होता है। फिर देखते हैं हमारा जो ट्रिटिकम टर्जिनम बना, इसको हम किससे क्रॉस करवाए हैं, ट्रिटिकम टाची से, यानी कि डीडी जीनोम। ट्रिटिकम टाची भी एक वाइल्ड स्पीसीज ही है, एक तरह से कह सकते हैं, जिससे हमारा बना ट्रिटिकम एस्टिवम, जिसका हम कंज्यूम करते हैं एज अ व्हीट, गेहूं के आटे के रूप में कंज्यूम करते हैं। वो हमारा है ट्रिटिकम एस्टिवम, जिसका जीनोम क्या है, ए बी बी डी डी। क्योंकि देखिए ट्रिटिकम मोनोकोकम का जो है जीनोम वो ए है, वाइल्ड स्पीसीज जो है, हमने कोई भी वाइल्ड स्पीसीज लिया उसका जीनोम बी है। और हमारा जो इससे बनने वाला जो है ट्रिटिकम टर्जिडम, इसका जीनोम क्या हो जाएगा, ए और जो हमारा ट्रिटिकम टाची है उसका जीनोम क्या लिया गया था, डी, यानी कि उसमें कौन सा जीनोम था, डी। तो जो हमारा लास्ट फाइनल बन के ट्रिटिकम एस्टिवम रेडी हुआ उसका जीनोम क्या हो जाएगा, ए और डी। और ट्रिटिकम मोनोकोका हमारा डुप्लाइड था, और जो हम वाइल्ड स्पीसीज को लिए थे उसका भी जो क्रोमोसोम नंबर था वो डुप्लाइड था, यानी कि 2=14, क्योंकि जो वीट होता है उसका जो अस्थायी गुणसूत्र होता है वो 7 होता है। तो इसलिए 7 को हम जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 14 प्राप्त होगा। और जो हमारा ट्रिटिकम टाची है ये भी डुप्लाइड ही है, और हमारा जो ट्रिटिकम टर्जिडम बन के रेडी हुआ है वो हमारा क्या होगा, जो हमारा ट्रिटिकम टर्जिडम है वो है टेट्राप्लॉइड। क्या है दोस्तों, टेट्राप्लॉइड, यानी कि चतुर्थ गुणित। और जब चतुर्थ गुणित को हम इधर डुप्लॉइड से फिर से क्रॉस करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमें हेक्साप्लॉइड प्रोवाइड होगा, यानी कि 6x, यानी कि षष्ठ गुणित ट्रिटिकम एस्टिवम जो है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। और जो हमारा भारतीय गेहूं है, यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा, जो हमारा भारतीय गेहूं है, आपसे पूछा जाता है कि भारतीय गेहूं कौन सा है, वो होता है ट्रिटिकम स्फेरोकोकम, यानी कि ट्रिटिकम स्फेरोकोकम भारतीय गेहूं का वैज्ञानिक नाम है, यानी कि जो बोटेनिकल नेम है वो है ट्रिटिकम स्फेरोकोकम। और इसका जो गुणसूत्र होते हैं इसमें 2n=14। एक बार हम यहाँ पे भी वर्गीकरण देख लेते हैं, इसको अदर क्लासिफिकेशन है यहाँ गेहूं का। तो चपाती गेहूं है एक, क्या है, चपाती गेहूं। इसे मैक्सिकन गेहूं के या मैक्सिकन बौना गेहूं के नाम से भी जानते हैं। मैक्सिकन गेहूं, इसका जो बोटेनिकल नेम होता है वो ट्रिटिकम एस्टिवम। यही मतलब ज़्यादातर इसी वैरायटी की खेती की जाती है भारत में। और इसका जो जीनोम होता है वो AABBDD, और इसमें जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो होते हैं 42, यानी कि एलो हेक्साप्लॉइड।
भारत में सर्वाधिक क्षेत्र यहाँ पे देख लीजिए मेंशन किया गया है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र इसी का है, लगभग 87% प्रयोग होता है रोटी और बेकरी उद्योग में, रोटी बनाने में और बेकरी उद्योग में। आप लोग ऐसे ही नॉर्मली अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि जो वीट होता है उसका कंज्यूम हम ज़्यादातर रोटी और बेकरियों के रूप में करते हैं, इसलिए इसका जो क्षेत्रफल है भारत में ट्रिटिकम एस्टिवम का वो 87% के अप्रॉक्स है। और फिर हमारा जो दूसरा है वो है मैक्रोनी गेहूँ, इनकी जिससे हम मैक्रोनी और सूजी वगैरह बनाते हैं। वो इसका जो बोटेनिकल नेम है वो है ट्रिटिकम ड्यूरम, यानी कि जो हमारा मैक्रोनी गेहूँ का बोटेनिकल नेम है वो ट्रिटिकम ड्यूरम है। और इसमें क्रोमोसोम नंबर पाया जाता है 4x = 28, यानी कि टेट्राप्लॉयड है यह। ट्रिटिकम ड्यूरम का प्लॉयडी लेवल क्या है? टेट्राप्लॉयड। ये प्लॉयडी लेवल आपको ध्यान रखना है, और यह पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इसका प्रयोग जो है वो मैक्रोनी, नूडल्स तथा पास्ता बनाने में किया जाता है। इसका क्षेत्रफल कम है कंपेरिजन एस्टिवम के, ट्रिटिकम एस्टिवम के कंपेरिजन में इसका क्षेत्रफल कम है, 12% है इसका क्षेत्रफल। और फिर हम आगे देखते हैं, तीसरा नंबर जो है हमारा वो है ईमर गेहूँ, जिसका बोटेनिकल नाम है ट्रिटिकम डायकोकम। यह ज़्यादातर उपमा बनाने में प्रयोग किया जाता है। उपमा एक मान के चलिए वेज है, और यह ज़्यादातर साउथ में बनाया जाता है। यह भी एक प्रकार का खाने का सामान होता है उपमा। यह साउथ का बहुत ही फेमस पकवान माना जाता है उपमा, और इसका क्षेत्रफल बहुत ही कम है, या नाम मात्रा जितना है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 1% केवल है भारत में। और जलवायु है, यानी कि गेहूं के लिए किस तरह की जलवायु अच्छी मानी जाती है। वैसे तो गेहूं आप लोग को पता ही होगा रबी की फसल है, रबी ऋतु की फसल है, जिसकी बुआई हम सितंबर अक्टूबर में करते हैं, और हार्वेस्टिंग उधर कर लेते हैं जून के आसपास, जिसमें वनस्पतिक वृद्धि के समय ठंड और नम जलवायु की आवश्यकता होती है, और पकते समय गर्म और शुष्क जलवायु चाहिए इसे। अब देखते होंगे बुआई जब रबी सीजन में करेंगे तो सितंबर अक्टूबर या अक्टूबर नवंबर के आसपास आप देखते होंगे, मतलब थोड़ा सर्दी ऋतु प्रारंभ हो जाता है, यानी कि हल्का हल्का ठंडा मौसम होने लगता है। और जब हार्वेस्टिंग करते हैं गेहूँ की, तब उस समय लू टाइप का हवा चलता है और गर्म हवाएं होती हैं, और उस समय गर्मी का मौसम भी होता है उधर जून जुलाई के आसपास में। और कितना टेम्परेचर चाहिए गेहूं की फसल के लिए? तो अंकुरण के समय जो टेम्परेचर होता है वो 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड गेहूं के अंकुरण के लिए चाहिए, और जो वानस्पतिक वृद्धि के लिए होता है वो होता है कितना? 16 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। और इसमें सिंचाई भी देख लेते हैं हम, और पहले यह भी देख लें कि सिंचाई किसे कहते हैं। सिंचाई किसे कहते हैं? कृत्रिम रूप से, यानी कि आर्टिफिशियली वाटर को जब हम अप्लाई करते हैं फील्ड में तो उसे सिंचाई कहते हैं। ऐसा नहीं कि बारिश हुआ खेत में तो पानी हो गया, इसे सिंचाई नहीं कहेंगे। सिंचाई जब हम कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियली जब खेत में हम पानी देंगे तो उसे ही सिंचाई कहेंगे। और ऐसा भी नहीं कि हम आर्टिफिशियली पानी दे रहे हैं तो उसको कभी पानी रखें या बहुत ही ज़्यादा अधिक मात्रा में पानी का भराव हम कर दें, ऐसा नहीं है। एडिक्वेट मात्रा में, यानी कि सफिशिएंट मात्रा में ही पानी को देना सिंचाई कहलाता है। और हम देख लेते हैं कि जलमांग कितना होता है गेहूं का। तो जो गेहूं का जलमांग होता है वो 45 से 50 सेंटीमीटर, यानी कि 450 से 650 mm की आवश्यकता होती है जल की। और सर्वाधिक जलमांग की बात करें तो सर्वाधिक जलमांग जो होता है वो हमारे गन्ने का होता है, यानी कि शुगर केन, जो कि होता है 2500 mm। और सर्वाधिक जल उपयोग क्षमता अगर पूछे तो जो सर्वाधिक जल उपयोग क्षमता होता है वो रागी का होता है। और एक बात और ध्यान रखना, अगर सर्वाधिक जल मांग क्वेश्चन पूछे और अगर क्वेश्चन ऑप्शन में गन्ना नहीं है, तब आप उस कंडीशन में धान ऑप्शन सही कर सकते हैं, क्योंकि धान में हमेशा आप देखे होंगे पानी भरा रहता है। वैसे इसलिए
गन्ने में ज़्यादा जल मांग होती है, क्योंकि गन्ना बहुत ही लंबे अवधि का फसल है और धान जो हमारा वो कम अवधि का फसल है कंपैरिजन गन्ने के। इसलिए हमारे गन्ने में जो है वो जल की आवश्यकता ज़्यादा होती है। अगर आपको गन्ना ऑप्शन में नहीं मिलता है तो आप धान लगा सकते हैं ऑप्शन में। और गेहूं की जो सामान्य सिंचाई होती है वो 4 से 6 सिंचाई होती है, यानी कि आपको 4 से 6 सिंचाई देनी होती है। अब हम देख लेते हैं गेहूं में सिंचाई की अवस्था, यानी कि हमें किन किन अवस्था पे गेहूं की सिंचाई करनी चाहिए जिससे हमें अधिक से अधिक उपज प्राप्त हो, यानी कि अधिक से अधिक यील्ड प्राप्त हो। तो जो पहली अवस्था है हमारी CRI, यानी कि क्राउन रूट इनिशिएशन। क्राउन रूट इनिशिएशन, इस अवस्था पे हमें सिंचाई करना बहुत ही आवश्यक होता है। यह सबसे प्रमुख सिंचाई की अवस्था है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। CRI जो होता है वो सबसे प्रमुख अवस्था होती है और यह 20 से 25 दिन के बुआई के 20 से 25 दिन बाद यह अवस्था आती है गेहूं में, और इस अवस्था पे सिंचाई देना अति आवश्यक है। अदरवाइज आपकी यील्ड में कमी आ जाएगी और आपका जो उपज होगा वो बहुत ही कम होगा। और जो दूसरा है हमारा वो होता है कल्ले निकलते समय, यानी कि 40 से 45 दिन बाद, डे आफ्टर सोइंग। आपको DAS लिखा हुआ है शॉर्ट फॉर्म में, यानी कि डे आफ्टर सोइंग, कल्ले निकलते समय। और कल्ले कब निकलते हैं? 40 से 45 दिन बाद। और तीसरी सिंचाई जो है हमारी वो है गांठ बनते समय, यानी कि 60 से 65 डे आफ्टर सोइंग। और जो चौथा अवस्था है सिंचाई का हमारा वो है हमारा पुष्पावस्था, यानी कि जब प्लांट में गेहूं के प्लांट में फूल निकलने लगे पुष्पन के समय, उस समय हमें सिंचाई देनी चाहिए। और यह कब आता है? 80 से 85 दिन बाद, बुआई के 80 से 85 दिन बाद। और दूधिया अवस्था पे, यानी कि दुग्धावस्था पे, जब गेहूं के दानों में आप लोग देखते होंगे जब मान के चलिए बालियां निकल जाती हैं और उसमें फूल झड़ जाते हैं, तब आप बालियों को दबा कर देखिए, उसमें से वाइट वाइट दूध टाइप का निकलेगा। तो वो उस अवस्था को हम कहते हैं दुग्धावस्था। उस समय पे भी हमें सिंचाई देना अति आवश्यक होता है। और हमारा जो छठा अवस्था है सिंचाई की वो है पकते समय, यानी कि जब गेहूं की फसल हमारी पकने लगे उस समय हमें सिंचाई करनी चाहिए, क्योंकि उस समय जो हमारे सीरियल्स होते हैं, यानी कि सीरियल्स के दाने होते हैं, गेहूं का दाना जो होता है वो ठोस होता है। उस समय सिंचाई देना भी आवश्यक होता है। और जो सातवीं सिंचाई है वो 115 से 120 दिन बाद भी देनी चाहिए। और जो हमारा CRI स्टेज है, CRI अवस्था, उसकी खोज जो है वो RVL भारद्वाज ने किया था। हम देख लेते हैं खरपतवार नियंत्रण। क्या देखते हैं दोस्तों? खरपतवार नियंत्रण। जो हमारा खरपतवार पहले लगता है बथुआ, यानी कि चिनोपोडियम एल्बम। और इसमें कुल्थी है, हिरनखुरी है, कॉनवोल्वुलस आर्वेंसिस। यह हमारा जो है द्विबीजपत्री खरपतवार है, ये तीनों, बथुआ, कुल्थी और जो है हिरनखुरी। आप कुल्थी भूल जाइएगा, वैसे कुल्थी आता नहीं कभी, अदरवाइज आपको याद रखेंगे तो और भी अच्छा होगा। बाकी बथुआ और हिरनखुरी याद रखिएगा। और इसमें सबसे जो फेमस वीड है, फेमस खरपतवार है जो गेहूं का, वो है गेहूं का मामा। इसे गेहूंसा भी बोलते हैं, गुल्ली डंडा भी बोलते हैं, केनरी बन रही है। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे होगा केनरी बन रही, यानी कि केनरी बन रही इसका अदर नाम है गेहूं का मामा का। और इसका जो बोटेनिकल नेम होता है गेहूं के मामा का वो होता है फेलरिस माइनर। यह बहुत ही फेमस वीड है गेहूं का। इसे मिमिक्री वीड भी बोलते हैं, गेहूं का मिमिक्री वीड, यानी कि नकलची खरपतवार जो गेहूं का है वो है फेलरिस माइनर। इसे आप याद रखना, ऊपर के आप चाहे कुछ भी भूल जाना, कोई खरपतवार मत याद रखना गेहूं में, लेकिन इसे मत भूलना क्योंकि यह बहुत ही पूछा जाता है पेपर में, इसलिए आप इसे मत भूलना। गेहूं का मामा, इसे गेहूंसा भी बोलते हैं, गुल्ली डंडा भी बोलते हैं, केनरी बनरी भी बोलते हैं, और इसका जो बोटेनिकल नेम है वो फेलरिस माइनर है। और गेहूं का जो आपत्तिजनक खरपतवार है वो है हिरनखुरी, यानी कि कॉनवोल्वुलस आर्वेंसिस। ऐसे खरपतवार जो बीजों को अलग करने में मुश्किल हो उन्हें आपत्तिजनक खरपतवार कहते हैं। यानी कि अब जगह अगर आप हिरनखुरी के बीज को और गेहूं के सीड को
एक साथ मिक्स कर दे रहे हैं तो आपको पहचानने में बहुत ही प्रॉब्लम होगा कि इसमें से कौन सा हिरणखुरी का बीज है, कौन सा गेहूं का बीज है। ऐसे खरपतवार को क्या बोलते हैं? आपत्तिजनक खरपतवार बोलते हैं। और आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं आगे। और इसमें वीड है मोथा, यानी कि साइप्रस रोटंडस। मोथा बहुत ही ऐसा खरपतवार है मोथा जिसे कंट्रोल करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। इसे नॉक्सियस वीड भी बोलते हैं। और यह है दूब घास। यह भी गेहूं में गेहूं के सीजन में इस गेहूं के खेत में उगाता है और इसे भी कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि इसके जो स्टेम होते हैं, तने होते हैं, ये अगर कट के खेत में चले जाते हैं तो कहीं न कहीं भी ये जाकर जर्मिनेट कर जाते हैं, अपना लाइफ साइकिल स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए इसको भी कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है। और जो हमारा गेहूं का मामा है, जो कि बहुत ही मोस्ट फेमस वीड है गेहूं का, इसका कंट्रोल देख लेते हैं। आइसोप्रोट्यूरॉन का 1.5 से 2 लीटर प्रति हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर में 1.5 से 2 लीटर प्रयोग करते हैं। और जो आइसोप्रोट्यूरॉन है ये हमारे इंडिया में बैन हो चुका है, इसलिए हम सल्फोसल्फ्यूरॉन का प्रयोग करते हैं 25 से 30 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। और हमारे जो वीट में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार उगाते हैं उनके नियंत्रण के लिए भी हम देख सकते हैं। यहाँ पे 2,4-D लिखा हुआ है। 2,4-D 625 ml प्रति हेक्टेयर, 625 ml प्रति हेक्टेयर हम इसका उपयोग करते हैं। और जो 2,4-D का फुल फॉर्म होता है वो 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, कहीं भी आप ही पूछ लेता है कि 2,4-D का फुल फॉर्म क्या होता है। तो 2,4-D का फुल फॉर्म होता है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। और जो 2,4-D होता है हमारा, ये हार्मोन के रूप में भी काम आता है और खरपतवार नियंत्रण के लिए भी काम आता है। बस इसके जो होता है वो मात्रा के हिसाब से होता है कि अगर हम इसकी सांद्रता 20 ppm से कम करते हैं तब यह हार्मोन की तरह रिएक्ट करेगा, हार्मोन के जैसा काम करेगा। जब हम 2,4-D की सांद्रता 20 ppm से अधिक कर देते हैं तब यह खरपतवार नाशी के रूप में काम करता है, यानी कि हर्बिसाइड के रूप में काम आता है, जब इसका कंसंट्रेशन जो है वो 20 ppm से अधिक कर देते हैं। और जो अब इधर देख लेते हैं टेस्ट वेट। अब टेस्ट वेट क्या होता है, यानी कि परीक्षण भार। परीक्षण भार होता है 1,000 बीजों का भार, यानी कि 1,000 सीड आप लेंगे और उसका वेट करेंगे तो उसी को टेस्ट वेट कहते हैं। और जो गेहूं का मामा का टेस्ट वेट होता है कि अगर हम गेहूं के मामा की सीड का टेस्ट वेट निकालें, उसके 1,000 सीड को लें और उसका वेट करें तो हमें कितना प्राप्त होगा? 2 ग्राम। दोस्तों यहाँ पे 29 ग्राम हो गया है, थोड़ा आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पे 2 ग्राम होगा, यहाँ पे इसको काट दीजिए। और जो गेहूं का टेस्ट वेट होता है वो 40 ग्राम होता है, यानी कि आप गेहूं के 1,000 बीजों के दाने को लेकर अगर उसको आप वेट करेंगे तो आपको 40 ग्राम उसका नेट वेट मिलेगा। और धान का जो टेस्ट वेट होता है वो 25 ग्राम होता है, जो सामान्य धान का होता है वो 25 ग्राम। और अगर आप बासमती धान को वेट करेंगे, बासमती धान का 1,000 बीजों का, तो आपको मिलेगा 21 ग्राम, यानी कि 21 ग्राम। क्योंकि जो बासमती होता है वो बहुत ही पतला होता है, इसलिए उसका टेस्ट वेट कम होता है। तो चलते हैं हम आगे। गेहूं की प्रजातियां, कौन कौन सी फेमस वैरायटियां हैं गेहूं में, उसको हम देख लेते हैं। एक बौनी प्रजातियां। अब एक बौनी प्रजातियां क्या है, जिसको एक बार ही क्रॉस कराया जाता है बौनेपन के लिए, वो होती है एक बौनी प्रजातियां। तो हम देख लेते हैं कौन कौन सी है। सोनालिका, यही बहुत फेमस वैरायटी है सोनालिका। वैसे यहाँ पे सारी वैरायटियाँ ऐसे लिखी गई हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी पेपर में आई हुई है, इसलिए आप सारी वैरायटियों को ध्यान रखें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। सोनालिका, गिरिजा, सुखाता, यूपी 262, लरमी नहीं, यहाँ पे सॉरी गलती हो गया है, लरमा रोजो होगा यहाँ पे, लरमा रोजो। और यहाँ पे द्विबौनी प्रजातियाँ देख लेते हैं हम। कल्याण सोना, HD 2009, और जिसे अर्जुन के नाम से भी जाना जाता है। HD 2009 को अर्जुन के नाम से भी जाना जाता है। HD 2204 इसे मलेश के नाम से भी जानते हैं। और फिर जनक है सरबती सोनारा,
यह भी बहुत फेमस वैरायटी है, सरबती सोनारा गेहूं की बहुत ही फेमस वैरायटी है। फिर हम देख लेते हैं 3 बौनी प्रजातियां, जिसे इसे आप थोड़ा पेंडिंग में डाल दीजिए, थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है इसलिए आप इसे देखिए। जलवायु कोयला यूपी 301 810 819, कौन सी है? यूपी 301 810 819, ये तीनों एक ही सीरीज में है, यानी कि यूपी 301, यूपी 810, यूपी 819। फिर हम उच्च प्रजातियां भी देख लेते हैं, सरबती सोनारा और पूसा लरमा, यहाँ पे लरमा होगा। लवण अवरोधी प्रजातियां, यानी कि कौन कौन सी प्रजातियां ऐसी हैं जो साल्ट के प्रति अवरोधी हैं। राज 1972, यानी कि राज 1972 लवण के प्रति अवरोधी दिखाता है। और लोक वन, यह बहुत फेमस वैरायटी है, आप इसे याद रखिएगा, लोक वन। और गेहूं की लंबी प्रजातियां, यानी कि जो प्लांट जिसका बहुत ही लंबा होता है, वो होता है C306 का। यहाँ पे ये बुल्ले लोडर लिखा है, ये गलत हुआ है, यहाँ पे बुंदेलखंड रीजन के लिए होता है, यानी कि पथरीली इलाकों के लिए कौन सी प्रजातियाँ मतलब उपयुक्त होती हैं, वहाँ पे सरवाइव कर सकती हैं पथरीली मिट्टियों में भी। तो वो होता है हलना और शताब्दी। कौन कौन सी? हलना और शताब्दी, यह भी ध्यान रखिएगा। अब लिखा हुआ है देरी से बुआई के लिए प्रजाति, यानी कि हम कौन सी प्रजाति देर, अगर हमें बुआई में लेट हो जाता है तो हम कौन सी प्रजातियाँ लगाएं जिससे हमें अच्छे से अच्छा यील्ड प्राप्त हो। तो वो होता है, सॉरी एक जगह पे मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे जो उच्च प्रजातियाँ लिखी हुई हैं ये उच्च प्रजातियाँ नहीं हैं, उत्परिवर्तित प्रजातियाँ हैं। यहाँ पे क्या है? उत्परिवर्तित प्रजातियाँ, यानी कि म्यूटेंट वैरायटी। कौन सी वैरायटी है? म्यूटेंट वैरायटी, उत्परिवर्तित प्रजातियाँ हैं यहाँ पे, ये आप करेक्शन कर लीजिएगा। फिर हम देखते हैं देरी से बुआई के लिए प्रजातियाँ। यहाँ पे जो राम लिखा हुआ है इसको आप करेक्शन कर लीजिएगा, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। यहाँ पे राम नहीं राज होगा, राज, यहाँ पे जो है वो राज होगा, यहाँ पे आप करेक्शन कर लीजिएगा। राज 3765 और PBW 373, यह हमारी देर से बुआई के लिए प्रजातियाँ हैं। फिर हम अन्य प्रजातियाँ भी देख लेते हैं। PBW 343 HD 2329, यह हरित, जो HD 2329 है, यह हमें हरित क्रांति में बहुत ही प्रमुख रोल निभाई थी। कौन सी वैरायटी? HD 2329 गेहूँ की HD 2329 जो वैरायटी है, यह हरित क्रांति में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और जो ये है PBW 502, ये इसमें सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है गेहूं में सभी वैरायटियों की अपेक्षा। फिर हम टाइम का बाउंडेशन होते हुए हम चलते हैं अपने MCQ की तरफ, और आज जो बच गए हैं उसको हम नेक्स्ट पार्ट में आपको बता देंगे। सो हम इसमें जितना भी पढ़े हैं इसका हम MCQ कर लेते हैं कि हमने क्या क्या सीखा इसमें। तो पहला लिखा हुआ है गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है। तो इसमें तो इस ऑप्शन में आपको सारे गेहूं के बोटेनिकल नेम दिए गए हैं, वानस्पतिक नाम सारे हैं। और हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। तो जो हमारा ये ट्रिटिकम मोनोकोकम है, ये तुर्की से लाया गया था। कहाँ से लाया गया था? तुर्की से। और इसका पास्ता और बेकरी में भी उपयोग किया जाता है। और इसमें क्रोमोसोम नंबर 2n = 14, यानी कि 2n = 14 क्रोमोसोम इसमें होता है। और जो हमारा ट्रिटिकम एस्टिवम है, जो कि हाँ भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल इसी का है, ट्रिटिकम एस्टिवम का। किसका है? ट्रिटिकम एस्टिवम का। इसमें 2n = 6x = कितना है? 42। और इसका चपाती में प्रयोग करते हैं। किसमें? चपाती में प्रयोग करते हैं, और बेकरी उद्योग में भी प्रयोग करते हैं, रोटी बनाने में और बेकरी उद्योग में प्रयोग करते हैं, और बिस्किट्स वगैरह भी बनाते हैं इसी का, ट्रिटिकम एस्टिवम का। और फिर हम देख लेते हैं तीसरा नंबर है
ट्रिटिकम डायकोकम, ट्रिटिकम डायकोकम। इसे ईमर गेहूँ भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ईमर गेहूँ। इसमें 2n इजिक्वल टू 4x इक्वल टू 28 यानी कि 28 गुणसूत्र इसमें पाए जाते हैं। फिर दिया गया है ट्रिटिकम ड्यूरम, ट्रिटिकम ड्यूरम, जिसे मैक्रोनी गेहूँ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैक्रोनी गेहूँ। इसका मैक्रोनी और सूजी बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? मैक्रोनी और सूजी। और इसमें 2n इक्वल टू कितना होता है? 4x यानी कि 28 क्रोमोसोम इसमें पाए जाते हैं। किसमें? ट्रिटिकम ड्यूरम में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गेहूं में अंकुरण का प्रकार क्या होता है? हमने पहले ही इस क्वेश्चन पे जिक्र कर लिया था कि गेहूं में किस प्रकार का अंकुरण पाया जाता है। तो जो गेहूं में अंकुरण होता है वो पाया जाता है हाइपोजियल। कौन सा? हाइपोजियल। हाइपोजियल पाया जाता है। अब ये हाइपोजेल और इपीजियल क्या है? हाइपोजेल क्या होता है? जिसमें कॉटिलीडन्स जर्मिनेशन के समय कॉटिलीडन्स जो होता है वो सरफेस के अंदर ही रह जाए। जो कॉटिलीडन है वो जर्मिनेशन के समय सरफेस के अंदर ही रह जाए, प्लांट के साथ बाहर ना निकले, वो हाइपोजेल जर्मिनेशन होता है। और जो जिसका कॉटिलीडन यानी कि बीज पत्र जो है वो सरफेस के ऊपर आ जाए जर्मिनेशन के समय, उसे क्या बोलते हैं? इपीजियल जर्मिनेशन बोलते हैं। और ये हमारा जो है विविपेरी क्या है? विविपेरी क्या है इसे भी हम देख लेते हैं। जो विविपेरी है हमारा पौधे का बीज या पेरेंट, मान के चलिए पौधे में सीड मेच्योर हो गया, उसका ग्रेन मेच्योर हो गया और उसको प्लांट से अलग किए बिना ही वो अंकुरित हो जाता है, यानी कि जर्मिनेट कर जाता है प्लांट में ही। फल जो है उसका प्लांट में ही जर्मिनेट कर जाता है, उसे विविपेरी कहते हैं, जिसमें जैसे राइजोफोरा में होता है। और ये एपोमिक्सिस देख लेते हैं। एपोमिक्सिस क्या है? एपोमिक्सिस है अलैंगिक मतलब जनन का एक प्रकार है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक प्रकार है एपोमिक्सिस, जिसमें अर्धसूत्री विभाजन या बिना निषेचन के, विदाउट फर्टिलाइजेशन के भ्रूण या एम्ब्रियो का निर्माण हो जाता है। इसे बोलते हैं एपोमिक्सिस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा है गेहूं का बीज किस प्रकार का होता है? यानी कि गेहूं का बीज किस प्रकार का होता है? तो वो होता है हमारा जो गेहूं का बीज होता है वो होता है कैरियोप्सिस। क्या होता है दोस्तों? कैरियोप्सिस। और हमारे जो एकीन है यह सूरजमुखी में पाया जाता है, यानी कि कंपोजिटिव फैमिली में। किसमें? कंपोजिटिव फैमिली में, सूरजमुखी में। और जो हमारा कैप्सूल है, कैप्सूल हमारा मालवेसी फैमिली में पाया जाता है, जैसे भिंडी हो गया। और ड्रूप है हमारा आम में पाया जाता है। और इधर हो गया क्या बोलते हैं, बेर हो गया, इसमें ड्रूप पाया जाता है। फल का प्रकार क्या होता है? ड्रूप होता है, यानी कि बीज का प्रकार ड्रूप होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गेहूं में CRI अवस्था कितने दिन में आता है? यानी कि कितने दिन बाद गेहूं में CRI अवस्था आता है? जो कि यह हमारा सिंचाई का बहुत ही प्रमुख अवस्था है। CRI स्टेज, क्राउन रूट इनिशिएशन। तो यह आता है 20 से 25 दिन बाद। कब आता है? 20 से 25 दिन बाद, यानी कि हमारा बी ऑप्शन सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गेहूं की सामान्य बीज दर पूछा गया है कि गेहूं की सामान्य बीज दर क्या होती है? तो यह तो आप लोगों को बताए नहीं है, लेकिन यह जान लीजिए यहाँ पे जो गेहूं की सामान्य बीज दर होती है वो 100 kg होती है। कितनी होती है? 100 kg। और यह जो 75 kg दिया गया है यह फर्ब विधि से होता है। FIRB, FIRB ये होता है फर्ब विधि। एक गेहूं की बुआई की विधि होती है जिसमें 75 kg प्रति हेक्टेयर सीड लगता है। और यहाँ पे जो 150 kg दिया गया है, 150 kg यह होता है लेट बुआई करने पर, यानी कि 150 kg नहीं कह सकते, इसको 125 kg कह सकते हैं। क्योंकि किसी भी, इतना आप ध्यान रखिए, किसी भी फसल की बुआई अगर हम लेट कर रहे हैं, समय से लेट कर रहे हैं, तो उसमें 25%, कितना? 25% सीड अधिक लगेगा। 25% सीड अधिक बोना चाहिए हमें लेट बुआई में।
इसलिए 125 केजी लेट बुआई पर होगा गेहूं की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप यहाँ पे देख लीजिए, दिया हुआ है क्वेश्चन, गेहूं की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी मानी जाती है सिंचाई की, यानी कि सिंचाई की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था गेहूं की कौन सी है। तो इसमें सारे गेहूं के सिंचाई की अवस्था है, लेकिन इसमें पूछा गया है सबसे महत्वपूर्ण यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन सी है, तो वह है CRI। कौन सी? CRI स्टेज। चलते हैं आगे। आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, आप लोग के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन है, जो कि हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इधर, इंस्टा चैनल भी है, टेलीग्राम चैनल, आप लोग इसको ज्वाइन कीजिए ताकि आप लोगों को सारे जानकारी इसी पर मिल जाएंगे। और आप लोग मोबाइल ऐप जो है विकसित कृषि का ऐप, वो भी डाउनलोड करिए। और विकसित कृषि का हमारा बैच लॉन्च हुआ है, क्रांति बैच, उसे ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करिए, जिससे आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से अच्छे कर पाएँ। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी जानकारी लेना है अबाउट ऐप के या किसी अन्य चीज़ के लिए भी अगर आपको जानकारी लेना है, तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इस पर आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। सो थैंक यू सब लोगों को, और आशा करता हूँ आप लोग को यह सेशन अच्छा लगा होगा। और मिलते हैं हम कल शाम 7 बजे, और आप लोग आना ना भूलिएगा। और यह सेशन भी आप लोग अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।